हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एंसेंट इंडिया के वो प्रश्न जो 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। आज हम आपके सामने 2025 के जितने भी एंशिएंट से रिलेटेड प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं सॉल्व करने वाला हूं। 2025 के ये आपके क्या है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्या है, पीटी के क्वेश्चन है। उन्हीं क्वेश्चनों पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था इस प्रश्न में, ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में ऐसा क्या था जो आप नहीं कर सकते थे? अगर आपने एनसीएंट को अच्छे से पढ़ा है तो आप कोई भी क्वेश्चन को, जो फैक्चुअल डेटा के क्वेश्चन होते हैं, उसको बड़े आप इजली से तरीके से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ है प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्स्य विलास, विचित्रचित और गुड़ भरा उपाधियां धारण की थी? फर्स्ट है महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम या सिंह वर्मन। आपसे चार स्टेटमेंट दिए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया है एज्यूम द टाइटल्स लाइक मत विलास, लाइक जो है विचित्र, एंड लाइक जो है लास्ट जो है आपका गुड़ भरा। तो चार ऑप्शन आपके हैं। तो इसका जो सही जवाब है, देखिए, इस तरह के फैक्चुअल डेटा डायरेक्ट प्रश्न होते हैं और ये आपके फ्री के प्रश्न होते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब महेंद्र वर्मन प्रथम है तो क्यों है, अब इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न वो था जो आपको डायरेक्ट दिया गया था कि भाई आप क्लिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। आइए क्यों, मैं दिखाता हूं। महेंद्र वर्मन प्रथम कौन है इसके बारे में जानना चाहिए। महेंद्र वर्मन प्रथम के बहुत सारे नाम आपको एंशिएंट इंडिया में देखने को मिले होंगे। अगर आपने महेंद्र वर्मन प्रथम को पढ़ा होगा तो ये सारे नाम आपके महेंद्र वर्मन प्रथम के ही नाम है। जैसे कई उपाधियां इन्होंने ग्रहण की थी। जैसे कौन कौन सी उपाधि थी, जैसे एक व्यक्ति के कई सारे नाम होते हैं, वैसे इनको उपाधि जैसे विचित्रचित यानी कि असामान्य बुद्धि वाला किसे कहा जाता है? महेंद्र वर्मन प्रथम को ही कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे मान लीजिए यही पूछ दे कि विचित्र चित्र का मतलब क्या होता है, तो असमान बुद्धि वाला होता है। ये किसे कहा जाता है? महेंद्र वर्मन प्रथम को कहा जाता है। दूसरा, गुड़ भरा। गुड़ भरा का मतलब जिसके पास ज्यादा क्वालिटी हो, गुड़ों से भरा हुआ, उसे कहा जाता है। तीसरा है नरभाषित। नरभाषित का मतलब होता है सार्वभौमिक कवि। ये किसे कहा जाता है? महेंद्र वर्मन प्रथम को कहा जाता है। अगला, अवनी सिंह यानी कि पृथ्वी का सिंह कौन है? ये भी महेंद्र वर्मन। चौथा, शत्रुमल यानी कि शत्रुओं को परास्त करने वाला योद्धा कौन है? ये भी महेंद्र वर्मन को कहा जाता है। पांचवा है संधि मात्र यानी कि कूटनीतिज्ञ किसे कहा जाता है? महेंद्र वर्मन को ही कहा जाता है। और वृषभ किसे कहा जाता है? यानी कि वृषभ चिन्ह वाला महेंद्र वर्मन। और रणजीत यानी कि युद्ध विजेता किसे कहा जाता है? महेंद्र वर्मन को कहा जाता है। ये जितने भी नाम आप दिख रहे हैं ये सब के सब किसके नाम हैं? ये महेंद्र वर्मन के ही नाम है। उनकी उपाधियां जो पूछी गई हैं, तो महेंद्र वर्मन की सारी क्या है? उपाधियां हैं। और ये सब आप सभी को याद भी रखना है। इसके साथ साथ आपको और भी चीजें याद रखिएगा। कौन है ये महेंद्र वर्मन? ये तो मैंने उपाधि आपको बता दिया। महेंद्र वर्मन कौन थे ये इंपॉर्टेंट है। तो महेंद्र वर्मन चूंकि प्रथम जो थे, चूंकि प्रथम की बात की जा रही है, ये साउथ इंडिया के पल्लव वंश के क्या थे? शासक थे। किस वंश के शासक थे? ये पल्लव डायनेस्टी के शासक थे। पल्लव वंश के थे। कहाँ के थे? साउथ इंडिया के थे, दक्षिण भारत। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत के ये थे। क्लियर है। और ये पल्लव वंश के सिंह विष्णु के किसके थे? पुत्र थे। तो अगर आपसे ये पूछे कि इनके फादर का नाम क्या था, तो सिंह विष्णु इनके फादर का नाम था। उनका राज्य चूंकि कांची, जिसे हम कांचीपुरम कहते हैं, को राजधानी बनाकर पूरे दक्षिण भारत के एक बड़े भाग तक फैला था, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ भाग दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्र तक सम्मिलित थे। तो अगर आपसे इनका पूछा जाए कि उनका राज्य कहाँ कहाँ से कहा, तो कि साउथ के ये राज्य हैं और साउथ के ही राज्य को इसमें उनका पूरा का पूरा जो एरिया था, ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए कि उनके फादर का नाम क्या था, कितनी उनकी उपाधियां थी और उनका एरिया कौन सा था, किस एरिया पे वो क्या करते थे? राज्य करते थे, यानी कि रूलर थे। ठीक है। इसके साथ साथ इनके बारे में और भी चीजें जाननी है। जैसे प्रारंभ में जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे ना, जो प्रारंभ में अगर कहा जाए इनिशियल फेज पे जैन धर्म के फॉलोवर थे। किसके? जैन धर्म के। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? जैन धर्म तो था ही था ये, जैन धर्म के साथ साथ इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया। कौन सा? शैव धर्म को अपना लिया। इनका धार्मिक परिवर्तन में भक्त कवि अप्पर का प्रभाव माना जाता है। उसी भक्त कवि अप्पर को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है तिरुनावुकुसर को नाम से जाना जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने धार्मिक सहिष्णुता की जो है नीति अपनाई और सभी धर्मों का क्या किया? उन्होंने सम्मान किया। ये नहीं कि ये बड़ा है ये छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़ा जो नेता होता है या जो बड़ा लीडर की यही क्वालिटी होती है, वो सभी को समान भाव से देखता है।
इसके काल में दक्षिण भारत में शिलाश्रयी यानी कि गुफा मंदिर स्थापत्य शैली का विकास हुआ। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन काल में दक्षिण भारत में स्थापत्य शैली, जिसे हम अभी कहें कि स्थापत्य शैली का विकास, जिसे कि गुफा मंदिर का निर्माण हुआ, तो महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन काल में ही हुआ था। इसके साथ साथ इन्होंने पत्थरों को काटकर गुफा मंदिर बनवाए, जो बाद में द्रविड़ शैली के मंदिरों का आधार बने थे। एक होता है नागर शैली और एक होता है द्रविड़ शैली, यानी कि द्रविड़ मतलब साउथ की शैली। तो जब पत्थरों को काटकर गुफा बनाएंगे तो जाहिर सी बात है द्रविड़ शैली के मंदिरों का क्या बनेंगे, बाद में ये सभी के सभी उसके बेस बन गए, उसके आधार बन गए। तो ये सब याद रखना है आप सभी को। इसके बाद क्या याद रखना है, चूंकि ये साउथ से रिलेटेड है, तो साउथ में और क्या क्या चीजें आप सभी को याद रखनी है कि इन्होंने तमिलनाडु में, कहां पर, साउथ में तमिलनाडु में मंडगपट्टू के गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसे भारत का शिलालेखित अभिलेख माना जाता है, जिसमें मंदिर निर्माण में ईंट, लकड़ी या धातु का प्रयोग न करने की बात कही गई है। यहां तक कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है संस्कृत नाटक जिसका नाम है मत विलास प्रहसन की रचना की, जिसमें पाखंडी साधुओं और धार्मिक जो कहा जाए आडंबरों पर क्या किया गया है, व्यंग किया गया है। तो याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम हैज कंपोज द संस्कृत प्ले लाइक इस मत्स्य विलास जो है, जिसमें हमने कहा मत्स्य विलास प्रहसन विच स्ट्राइज हाइपोक्रिटिकल मॉन्क्स एंड रिलीजियस, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी महेंद्र वर्मन के बारे में आपको जानना है। इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, इनके शासनकाल की एक बात और है कि इनके शासनकाल में जो है चालुक्य शासक जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय से इनका क्या हुआ था, इनका संघर्ष हुआ था। और प्रारंभ में अगर देखे जाए, चूंकि शुरुआती दौर में देखा जाए तो चालुक्यों ने इन्हें पराजित किया, परंतु बाद में इन्होंने अपनी स्थिति को पुनः क्या कर लिया, पुनः इन्होंने स्थिति को अपना अच्छा कर लिया, सुदृढ़ कर लिया, मजबूत कर लिया। तो ये भी बात आप सभी को जानना है। तो ऐसे प्रश्न और भी चीजें जान लीजिए। जो सिंह वर्मन की, जो चूंकि ऑप्शन में तो महेंद्र वर्मन ही था, लेकिन 4 ऑप्शन में अगर आपसे सिंह वर्मन का पूछ ले, मान लीजिए महेंद्र वर्मन का तो हमने बता दिया, लेकिन अगर सिंह वर्मन का पूछे तो क्या क्या बताएंगे, तो सिंह वर्मन की जो प्रमुख उपाधियां हैं उनका नाम है धर्म महेंद्र, यानी कि धर्म प्रिय शासक। जबकि सिंह विष्णु द्वारा धारण की गई प्रमुख उपाधियां कौन कौन थी, श्रीनिधि थी, यानी कि धन का प्रमुख, या धर्म प्रकाश यानी कि धर्म का प्रचारक, या कांचीपुराम धिपति मतलब कांची का स्वामी। तो आपसे सिर्फ मैंने महेंद्र वर्मन से ही प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे आपसे सिंह वर्मन का पूछ दे या आपसे सिंह विष्णु के द्वारा उपाधि पूछे, तो कम से कम आपको पता हो कि उनकी कौन कौन सी उपाधियां हैं, और उससे आपसे रिलेटेड सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसा एक्सप्लेनेशन तैयार कीजिए कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। इसके साथ साथ अगला और भी है नरसिंह वर्मन, जो लास्ट वाला था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो उपाधि धारण की गई है, जिसमें उपाधि में है ममल्ल महामल्ल यानी कि महान पहलवान, या वातापी कोण यानी कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वातापी वर्तमान बदामी जीतने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों उपाधि किसके द्वारा धारण की गई है, ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा उपाधि ये धारण किया गया है। तो आपसे सिर्फ प्रश्न में एक पूछा था, लेकिन आपको कई सारा भी याद आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स में ही आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न कुछ और नहीं, ये बस प्रश्न ये पूछ रहा है कि चीनी यात्री है फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, कुमारगुप्त प्रथम के, या स्कंद गुप्त। फायान जो था, द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द मतलब किस शासनकाल में, रीजन पूछ रहा है आपसे। तो आपका इसका सही जवाब है, ये जो फायान था चीनी यात्री था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। फायान के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये तो चीनी यात्री था, ये तो ट्रेवलर था, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये फायान, मैं एक पूरा लिस्ट दे देता हूं, आपसे कोई भी प्रश्न पूछे परीक्षा में कि भाई किसके शासनकाल में कौन आया था, क्या है, ये सारा डेटा मैं इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग को चीजें एकदम क्लियर रहें। जैसे मेगस्थनीज यात्री था, वो किस देश का था मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज यूनान का था, ग्रीस का था। किसके कौन सा शासक था उस समय जब आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य इस देश का शासक था।
और यात्रा का समय क्या है, लगभग 302 ईसा पूर्व। मेगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी, तो मेगस्थनीज ने इंडिका लिखा था, इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, और यह मौर्य शासन का वर्णन इसमें इसी की मेगस्थनीज की इंडिका में किया गया है। तो मैंने पूरा डेटा इसलिए दे दिया है ताकि आपको एक ही बार सब याद हो जाए कि कौन शासक कहाँ का था, ट्रेवलर किसके शासन काल में भारत था, उस समय किस कौन सी वर्ष चल रहा था, ईस्वी कौन सा था, और उसके महत्वपूर्ण उसने कौन कौन से कार्य यहाँ पर किए। दूसरा मान लीजिए फायान, अभी फायान किस देश का था, तो भाई चीन का था। चंद्रगुप्त द्वितीय, यही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया, यानी कि 399 से 414 तक आया। और इसी ने बौद्ध तीर्थों की यात्रा हेतु आए फोको की ग्रंथ इसके द्वारा लिखा गया था। ये प्रमुख उद्देश्य जो लिखा, ये फायान का लिखा, और यही आपसे प्रश्न में बस पूछा गया है। बाकी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज इसलिए दे रहा हूं कि आपको एक ही बार में सब पता चल जाए। अगर हेनसांग का मान लीजिए पूछ दे, तो हेनसांग कहाँ का था, चीन का था, और किसके शासनकाल में आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। कब आया, 629 से 645 तक आया। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, और सियुकी ग्रंथ किसने लिखा था, तो इसी हेनसांग ने सियुकी नामक किताब भी लिखी थी, सियुकी नामक ग्रंथ लिखा था। अगर आपसे मान लीजिए इस्सिंग पूछे थे, इस्सिंग किसके शासनकाल में कहाँ का था, चीन का था, और किसके शासनकाल के पश्चात आया, हर्षवर्धन के बाद आया। कब आया, 671 से 695 में आया। और इसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, और नालंदा में क्या किया था, इसने अध्ययन का कार्य पूरा भी किया था। इसके साथ दामित्रियस कहाँ का था, यूनान का था, बैक्ट्रिया का था, और ये मौर्योत्तर काल में आया था, लगभग 190 ईसा पूर्व में आया था, और भारत पर आक्रमण किया और शासन स्थापित किया था, याद रखिएगा। इसके बाद टालमी के बारे में पूछे, तो टालमी कहाँ का था, यूनान यानी कि मिस्र का था, गुप्त काल में आया था, लगभग 2वीं शताब्दी में आया था। और ये क्या था, भूगोल वेता था, यानी कि भारत का भूगोल का इसने वर्णन किया था, किसमें, टालमी ने। पिलानी पूछे तो बताइए रोम का था, कुषाण काल में आया था, लगभग पहली सदी में आया था, और भारत के व्यापार और संपन्नता का इसने क्या किया था, उल्लेख किया था। इसके साथ साथ अल बरूनी की बात की जाए, यह खुरासन या ईरान का था, और ये जो था महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था, 1017 ईस्वी में आया था। और तहकीक ए हिंद ग्रंथ लिखा, और भारतीय संस्कृति का इसने क्या किया था, तो भारतीय संस्कृति का इसने अध्ययन किया था। तो मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट दे दिया हूं कि अगर आपके पेपर में कहीं से भी कोई प्रश्न पूछे, आप इस मेरे चार्ट को याद रखिएगा, और इस चार्ट से इस सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ भी पूछते, आपसे मान लीजिए फायान का पूछे, आपसे मेगस्थनीज का पूछे, आपसे हेनसांग का पूछे, आपसे इस्त्रिंग का पूछे, आपसे टालमी का, पिलानी का, अल-बरूनी का, किसी का भी पूछे, आप बताने की स्थिति में रहेंगे कि आप मुझे बताइए कि भाई को किसके शासनकाल में आया था, किस देश का निवासी था, कौन सा शासनकाल था, और सबसे इंपॉर्टेंट सॉरी, गला बैठ गया है। चलिए, तो किसके शासनकाल में आया था, ये सारी बातें इससे आप लोग लिख सकते हैं। अगला जो चीजें हैं आप देख सकते हैं, मेगस्थनीज, ये सारी चीजें मैं बता ही चुका हूं, और भी देख लीजिए। देखिए मेगस्थनीज ग्रीस का था, ये सारी चीजें आप जानते ही हैं। पिलानी, अल-बरूनी के बारे में हमने चर्चा भी किया। एक लास्ट एक और है, मार्को पोलो, कई बार पूछता है मार्को पोलो का। मार्को पोलो का था, वेनिस इटली का था, और पांडे रूलर, मदुरई आया था 1292 से 1294, एंड विजिटेड फॉर ट्रेड एंड कल्चर ऑब्जर्वेशन, डिस्क्राइब साउथ इंडिया इन डिटेल, किसने, मार्को पोलो ने। तो याद रखिएगा, बाकी सब तो मैंने आपको बता ही दिया था इसके पहले वाले स्लाइड में। चलिए एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं, यूपीएससी का ही 2025 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि पूरा डिटेल बताऊं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बस यही पूछा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला एक प्रादेशिक क्षेत्र है, और दूसरा इस क्षेत्र में बहने वाली नदी है। बस यही तो पूछ रहा है, क्षेत्र पूछ रहा है, नदी पूछ रहा है। पहला है अस्वक मतलब गोदावरी, ये पूछ रहा है। कंबोज विपाशा, अवंती महानदी, कौशल सरजू। अगर भाई अगर आपको पता होता, वर्तमान नाम आपको पता होता, ये 16 महाजनपद अगर आपने पढ़ा होता, तो नदी आराम से आप बता सकते हैं। पूछ रहा कि कौन से युग में सुमिलित है, मतलब कितने मैचेड है। तो देखो अस्मक गोदावरी ये तो सही है, अस्मक गोदावरी, और कौशल जो है, ठीक है, ये सरजू सही है। बाकी ये कंबोज और ये अवंती गलत है, यानी कि कितने सही है, तो केवल 2 इसमें, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। क्यों है, आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर ले। देखिए ये जितने भी हैं मैं आपको टोटल सारा दिखा देता हूं। देखिए
इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आराम से इस मैप को आप देखिए और आप खुद समझ गए कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। देखिए यहां पर दिया है, ये गंधार लिखा है, तक्षशिला दिख रहा है आपको, कंबोज आपको दिख रहा है, ये कंबोज, राजापुरा, सूरसेन मथुरा दिख रहा है क्या, मथुरा देखिए सूरसेन, या मत्स्य लिख रहा है विराटनगर, या अवंती लिख रहा है क्या, उज्जैन, या वत्स लिख रहा है क्या, कौशाम्बी, या चेदी लिख रहा है क्या, सुक्तिमती, या काशी वाराणसी, या मगध देखिए, या अस्मक देखिए, या वज्जी देखिए, या मल्ल देखिए, या कोसला देखिए, या पंचला देखिए, या कुरु देखिए, जितना भी है। अगर ये मैप आपको पता होता, अगर इस मैप की सारी डिटेल्स आपको पता होती, तो क्या चीजों को और अच्छे से नहीं कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो इसी मैप के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इसी मैप के थ्रू देखिए और भी चीजें, यही क्वेश्चन उठा के, चूंकि ये जानना चाहता है कि प्राचीन और वर्तमान नेम क्या है, बस यही जानना चाहता है। अगर आपने 16 महाजनपदों को पढ़ा है, अगर उनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम आपको पता है, तो आप बता सकते हो कि अयोध्या में कौन सी नदी है, आप बता सकते हो कि उज्जैन में कौन सी नदी है, अवंती का पुराना नाम का वर्तमान नाम क्या है। जैसे अंग, अंग जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी। और ये वर्तमान अगर पूछे किस एरिया को अंग पहले कहा जाता है प्राचीन काल में, तो बिहार में एक जगह है भागलपुर, भागलपुर है, और भागलपुर में ही है, याद रखिए वर्तमान में। यहाँ पे कौन सी नदी है, गंगा जी है, और प्रमुख बिंदु क्या है, मगध द्वारा विजित है। दूसरा है मगध, मगध की राजधानी थी राजगिरी या पाटलिपुत्र, और ये कहां पर है, दक्षिण बिहार में है। यहां पर नदी है सोन और गंगा नदी है, और बिम्बिसार और अजातशत्रु का क्या था, ये राज्य हुआ करता था। तीसरा मान लीजिए काशी आपसे पूछे, जिसे हम बनारस कहते हैं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गंगा जी है, और काशी कौशल युद्ध यहां पर प्रसिद्ध हुआ था। चौथा है कौशल या कोसल, जिसे श्रावस्ती कहते हैं, वही श्रावस्ती है जहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, और सरजू नदी है, भगवान राम की जन्मभूमि है। पांचवा है वज्र या लिच्छवी, लिच्छवी है वैशाली है, उत्तर बिहार में है, गंडक है, और गणराज्य शासन व्यवस्था है। छठवा है मल्ल है, कुशीनगर पावा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, राप्ती है, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। सातवां है चेदी, चेदी का मतलब होगा सोपुर या सुक्तिमती, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में पड़ता है, केन नदी है, और शकुनी का राज्य यानी कि महाभारत। अगला है वत्स, कौन सा है, कौशाम्बी है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, यमुना जी है, और युद्धन राजा प्रसिद्ध यहाँ पर हुआ था। तो एक पूरा डेटा ही मैंने आपको दे दिया है। ये डेटा ही अगर आपको याद होगा तो बताइए कौन सा प्रश्न है जो आप नहीं करने की स्थिति में रहेंगे। सॉरी। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि आप लोग को वही चीजें दी जाए जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हो। देख लीजिए टोटल 16 महाजनपद थे, और भी महाजनपदों के बारे में देख लीजिए, आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन मेरा काम है सिर्फ बताना। कुरु महाजनपद जो था, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर में थी, और वर्तमान में दिल्ली मेरठ क्षेत्र है। प्रमुख नदी यमुना जी है, महाभारत का केंद्र हुआ करता था। पांचाल जो महाजनपद है उसकी राजधानी अहिछत्र है, काम्पिल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, गंगा जी है, द्रौपदी का जन्म स्थान है। मत्स्य या मत्स्य जिसे कहते हैं विराटनगर है, जयपुर अलवर राजस्थान में एरिया है। बनास यहाँ पर नदी है, और विराट राजा का राज्य है। सुरसेन जो था, ये इसकी राजधानी मथुरा थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यमुना जी है, श्री कृष्ण जी का राज्य है। असमक महाजनपद का देख लीजिए, पोटली है, महाराष्ट्र में है, गोदावरी है, दक्षिण का एकमात्र महाजनपद है। अवंती जिसे उज्जैनी या महिष्मती कहते हैं, मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी है, प्राचीन व्यापार का केंद्र है। गांधार की बात की जाए तो तक्षशिला में है, पाकिस्तान में है। रावलपिंडी जिसे कहते हैं, सिंधु है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ कंबोज की बात करें तो कंबोज है, राजपुर हजारा है, अफगानिस्तान कश्मीर है, काबुल है, और अश्व पालन और व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध है। तो कुल कहने का मतलब यही है कि एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये चाहता है कि आप 16 महाजनपदों को पूरा याद कर लें। 16 महाजनपदों के प्राचीन नाम को, वर्तमान नाम को, और इसके साथ साथ वर्तमान में आपसे कितने ऐसे जो है, मतलब कौन सी नदी है, व्यापार कौन सा केंद्र है, ये भी आपसे एग्जामिनर जानना चाहता है। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न को भी आप बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न तो ये सारा आप जानते ही हैं, बाकी अंग महाजनपद है, ये सारा मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो 16 महाजनपदों से प्रश्न पूछा था। अगला एक क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी ने बड़े घुमा के प्रश्न पूछे हैं। किससे पूछा है भाई, गौतम बुद्ध से लग रहा है पूछा। किससे पूछा है, प्रादेशिक राज्यों, बस नाम पूछ रहा है। जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है
कि प्रादेशिक राजस्व और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? ग्राम स्तर पर थे, जिला स्तर पर थे, प्रांतीय प्रशासन थे या केंद्रीय प्रशासन स्तर थे? Asokan inscription suggests that the Pradeshik Rajjuk and Yukta were important officer at the village level administration, district level administration, provincial administration and level of the central administration. अब ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आप बताइए कि जो अशोक के जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों के थ्रू जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि मौर्य धर्म से प्रश्न, यानी कि मौर्य साम्राज्य से जो है आपसे ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप इसके बारे में बताइए। यूपीएससी ने यही उठा के आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दिया है। खैर ये जो भी थे, ये तीनों के तीनों किस लेवल पे थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, यानी कि जिला स्तरीय क्या थे? प्रशासन थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया है। अगर इसका सही जवाब अगर ऑप्शन बी है तो क्यों है, तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अशोक के बारे में आप जानते हैं कि कलिंग युद्ध लड़ने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, उसका नाम अशोक ही है। लाखों नरसंहार करने के बाद धर्म का चोला पहना अशोक ने। अशोक सम्राट अशोक हुए। अशोक 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व की प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की स्थापित व्यवस्था पर आधारित थी, जिसे अशोक ने अधिक मानवीय और धर्मपरायण स्वरूप दे दिया। सॉरी। अशोक का शासन एक संगठित, केंद्रीकृत और विस्तृत प्रशासनिक क्या था? ढांचा था, यानी कि अशोका रूल्स वाज ऑर्गेनाइज, सेंट्रलाइज एंड इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा। इसके साथ साथ अशोक के शासनकाल से जुड़ी और भी घटनाएं हैं जो हमको जानना चाहिए। अशोक ने शासन को नैतिक और धार्मिक आधारित दिशा देने के लिए अपने धर्म नीति को प्रशासन का आधार बनाया। अशोक के प्रशासन के 4 स्तरों में बांटा जा सकता है। जो उनका प्रशासन था, आज भी देखिए ना, ग्रामीण लेवल पर, जिले लेवल पर, राज्य लेवल पर और केंद्र लेवल पर। भाई कई सारे हायरार्की है। गांव में प्रधान होते हैं, जिले में कोई और होगा, राज्य में कोई और होगा और केंद्र में कोई और होगा। तो उसकी भी हायरार्की थी अशोक के प्रशासन की। सबसे नीचे कौन था? गांव था। गांव के ऊपर कौन था? जिला था। जिला के ऊपर कौन था? प्रांत था। और प्रांत के ऊपर कौन था? आपका केंद्रीय स्तर था। आज भी वैसे हायरार्की चलती है कि नहीं चलती है? आज तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। गांधी जी ने कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यही प्रश्न उठा के आपसे पूछा है बस। ग्राम स्तरीय का मतलब क्या है, देख लीजिए। ग्राम स्तरीय का मतलब यहां पर यह है कि ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। ग्राम का प्रमुख अधिकारी जो था उसे गोप या ग्रामिक कहा जाता था। गोप का कार्य क्या था? जैसे क्या होता है, राज्य में कलेक्शन करना, यानी कि कर संग्रह करना, जनगणना करना, भूमि का मापन करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सब काम होता था। ग्राम प्रशासन स्थानीय स्वशासन का प्रारंभिक स्वरूप था, जहां जनता की सहभागिता और अधिकारी की निगरानी दोनों का संतुलन, यानी कि चेक एंड बैलेंस दोनों देखने को मिलता है। तो यही प्रश्न आपसे उठा के पूछा गया है। दूसरा मैंने कहा जिला स्तरीय। भाई जिला स्तर पे क्या होता है? जिला स्तर पे कोई भी काम जिला स्तर पे होता है आपके हर जिले का। तो कई ग्राम मिलकर क्या होते थे? जनपद या जिला बनाते थे। जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी राजूक होता था और युक्त और स्थानिक जैसे अधिकारी राजूक के सहयोगी हुआ करते थे। राजूक को न्याय देने का अधिकार भी था, जिससे वह प्रशासन और न्याय दोनों का संयोजक बन गया था। राजूकों को जनता के हित में निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। अशोक के शिलालेखों में लिखा गया है कि राजूकों को दंड देने और क्षमा करने का भी क्या था? अधिकार था। तो जिला स्तर पे ये सारी कहानी आप सभी को याद होना भी चाहिए। तीसरा जो था वो किस स्तर पे था? प्रांत के स्तर पर था। तो प्रांतीय स्तर पे क्या क्या याद रखना है? तो प्रांतीय स्तर पे याद रखना है प्रत्येक प्रांत का जो प्रमुख होता था, शासक जो था राजकुमार या आर्यपुत्र कहलाता था। कुमार के साथ एक परिषद होती थी जिसमें अनुभवी अधिकारी कार्य में सहयोग करते थे। प्रमुख प्रांत कौन से थे? जैसे तक्षशिला था, उत्तर पश्चिम में क्या था? तक्षशिला। उज्जैन क्या था? पश्चिम में था। तोसली क्या था? पूर्व में था। और सुवर्णगिरी क्या था? दक्षिण में। ये सब राज्य हुआ करते थे। प्रांतों के अधीन उप प्रांत, जनपद और ग्राम इकाइयां कार्य करती थी। तो ये भी बात आप सभी को याद रखना है। क्लियर है सबको? चलिए, केंद्रीय प्रशासन की बात की जाए, जो सेंट्रल लेवल की बात की जाए, तो केंद्रीय प्रशासन में क्या क्या चीजें याद रखनी है? केंद्रीय प्रशासन का जो प्रमुख होता था सम्राट या राजा होता था। राजा सर्वोच्च विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और सैन्य अधिकार रखता था, क्योंकि राजा राजा होता है। राजा के पास सारी सुविधाएं होती है, राजा के पास सारे पावर होते हैं।
इसलिए राजा के सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद थी जिसमें आमात्य और महामात्य प्रमुख होते थे। यह भी बात आप सभी को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, केंद्रीय प्रशासन स्तर पे जो है आपको बात करना है। क्लियर है सबको? देख लीजिए यहां पर एक मैंने डेटा ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ग्राफ में देखिए सारी चीजें दी हुई है। जैसे यहां पर देखिए ग्राफ में महामात्य का काम क्या होता था सॉरी, महामात्य का जो काम होता था, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न विभागों की देखरेख करने वाला, राजा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था महामात्य। जो दूसरा जो था धम्म महामात्य, धम्म का मतलब हो गया अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर, प्रजा में नैतिकता की बात करता था, सहिष्णुता और धर्म नीति का प्रचार करना, इसीलिए इसको कहा गया धम्म महामात्र। तीसरा है आपका अमात्य। अमात्य का मतलब क्या है? मंत्रिपरिषद का सदस्य, यानी कि नीति निर्माण और प्रशासन में सहायता करना, उसे अमात्य कहा जाता है। जैसे आज भी बहुत सारे सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद में। चौथा है युक्त। युक्त का मतलब है राजकीय आदेशों का पालन करवाना, कर संग्रह और प्रशासनिक नियंत्रण को युक्त कहा जाता था। पांचवा है राजुक सॉरी राजुक का मतलब है भूमि मापन करना, कर निर्धारण करना, न्याय और ग्राम प्रशासन की देखरेख करने वाले को राजुक कहा जाता था। छठवां है स्थानिक। स्थानिक का मतलब है प्रांतीय अधिकारी, स्थानीय प्रशासन में युक्तों का मार्गदर्शन करने वाला। सातवां है गोप। गोप का मतलब है ग्राम स्तर पर कर संग्रह और जनगणना का कार्य करने वाला। और है नगराध्यक्ष, मतलब नगर प्रशासन का प्रमुख, व्यापार, बाजार, सफाई और व्यवस्था का दायित्व रखने वाले अधिकारी को नपाध्यक्ष नगराध्यक्ष कहा जाता था। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, इसको आप अच्छे से एकदम याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर में हर साल, चाहे स्टेट पीसीएस ले लीजिए, चाहे यूपीएससी ले लीजिए, किसी न किसी भारत की परीक्षा में इससे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी को क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप सभी को याद होना चाहिए। तो अगर आपसे नगराध्यक्ष पूछे, अमात्य पूछे, युक्त पूछे, राजुक पूछे, कुछ भी पूछे, आपको अगर याद है, आप आंसर बड़े इजीली तरीके से इसका दे सकते हैं। तो बाकी सब मैंने बता ही दिया आप सभी को। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे एंशिएंट इंडिया के प्रश्न में, और ये प्रश्न कुछ और नहीं, ये प्रश्न बस यही है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आप पढ़ते हो, तो मोहनजोदाड़ो से नाचती हुई लकड़ी यानी कि डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? बस यही तो पूछा, किस पदार्थ की बनी है। और ये तो बचपन से देख रहे हो आप सभी। इंद्रगुप्त मणि, या मृतिका क्ले, या कांस्य या स्वर्ण, यानी कि कैरलिन, क्ले, ब्रॉन्ज या गोल्ड। अरे जाहिर सी बात है, बचपन से आपने देखा है ब्रांच का बना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जिसको नहीं मालूम है वो देखे इसको, बाकी तो लोग ने किया ही होगा क्वेश्चन को। यह मूर्ति चूंकि किससे बनी है, यह मूर्ति जो बनी है वो ब्रॉन्ज से बनी है, यानी कि कांसे से बनी है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितना है? 10.8 सेंटीमीटर इसकी क्या है, इसकी हाइट है। इसे लास्ट वैक्स तकनीक से तैयार किया गया था, यानी कि मोम ढलाई विधि से तैयार किया गया था। इसका मतलब है कि शरीर पर न्यूनतम वस्त्र है, जिससे पता चलता है कि मूर्ति में सौंदर्य बोध और यथार्थवाद का क्या था, समन्वय है। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि यह मूर्ति दर्शाती है कि उस युग में धातु कला अत्यंत क्या थी, उस समय क्या थी, काफी विकसित थी। यह भी आपको याद रखना है। क्लियर है सबको? तो याद रखें डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो। ये इससे संकेत क्या मिलता है? इससे संकेत मिलता है कि समाज में जो है, उस समय का जो समाज था ना, तो समाज में संगीत और नृत्य जैसे कला रूपों का महत्व था। और याद रखिएगा इसमें मूर्ति में जिस सहजता से शरीर की मुद्रा दिखाई गई है, वह उस समय के कलाकारों की संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता को दर्शाती है। यह मूर्ति अब नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में क्या किया गया है, अब इसे सुरक्षित रख लिया गया है। तो ये भी बात आप सभी को याद रखना चाहिए। और ये प्रश्न तो एकदम हलवा प्रश्न था, इस पे ऐसा कुछ नहीं था जो आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए डांस करती हुई दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है आप सबको? तो जिसको नहीं पता वो आराम से इस फिगर को देख सकता है। क्लियर है सबको? चलिए
और भी चीजें देख लीजिए, कुछ और भी मोहनजोदाड़ो से संबंधित जो मेन चीजें और भी आपको जानना चाहिए कि पुरुष पुरोहित की मूर्ति, महास्नानागार, विशाल अनाज गृह, एक सिंह वाले बैल का मुद्रा छाप, कांस्य और मिट्टी की मानव एवं पशु मूर्तियां, मिट्टी के खिलौने, रथ, आभूषण, मणि, ईंटों से बने घर, जल निकासी प्रणाली, तौल तराजू और मापन की इकाइयां, ताम्र और कांस्य औजार, ये सभी जो है वहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। तो ये भी बात आप सभी को याद रखना है। तो आज हमने चूंकि एंशियंट के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने दिखाया आप सभी को। तो देखिए, मौर्य वंश से प्रश्न आपसे पूछे हैं, बुद्धा से भी प्रश्न पूछे हैं, मोहनजोदाड़ो से भी प्रश्न पूछे, मतलब हर सेगमेंट से आपके घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछे। साउथ के भी कुछ प्रश्न पूछ दिए हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। अगला जब हम वीडियो देंगे तो चूंकि हमने मॉडर्न भी कर दिया और एंशिएंट भी कर दिया, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम मेडावल के बारे में पूरा चर्चा परिचर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन थे इस बार के यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के हिसाब से। कोई फैक्चुअल उतना नहीं पता होना चाहिए, बस मेन चीजें हैं कि भाई 16 महाजनपदों को आप जानना चाहिए। 16 महाजनपदों का प्राचीन नाम, वर्तमान नाम, कौन सी नदी है, जैसे दिल्ली किस नदी किनारे बसा है, या अवंती किस नदी किनारे बसा है, या सूरसेन किस नदी किनारे बसा है, तो ये तो पता होना चाहिए ना वर्तमान नाम क्या है। तो यही सब क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछे गए हैं, खास करके मौर्य प्रशासन के ऑफिसरों के कौन कौन से काम है, रज्जु किसे कहते हैं, ये सारी चीजें पूछा है। ओवरऑल मैं इससे रिलेटेड मॉडर्न के भी क्वेश्चन कराया आपसे, एंशिएंट के भी क्वेश्चन कराया, और मेडावल का भी क्वेश्चन मैं आप सभी को बहुत जल्द मिल जाएगा आप सभी को। तो बने रहिए चैनल पे। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी क्लास हो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।